जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है टूरिज्म इज लाइफ के एक और नए फ्रेश और कमाल के वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले लेह लद्दाख टूर की। अगर आप भी कभी लेह लद्दाख की यात्रा करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हमने आपको लेह लद्दाख टूर की टोटल इन्फॉर्मेशन दी है। जैसे लेह लद्दाख कब जाए, कैसे जाए, कितने दिन का टूर बनाए, बाइक या रेंटेड बाइक लेकर कैसे जाए, टोटल खर्चा कितना होगा, परमिट कहाँ से ले, और भी कहीं सारी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपके मन में लेह लद्दाख टूर से रिलेटिव कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए मेरे साथ में घूमिए लेह लद्दाख। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि हमें कौन से व्हीकल से लेह लद्दाख की ट्रिप करनी चाहिए। तो आप बाइक, कार या बस किसी से भी लेह लद्दाख की ट्रिप कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग लेह लद्दाख की ट्रिप बाइक से करते हैं। यानी कि आप कोई भी व्हीकल लेकर जा रहे हो, ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप बाइक से ये ट्रिप करना चाहते हो तो कोशिश करें कि आप 110 सीसी इंजन की बाइक ले या फिर हैवी बाइक से लेह लद्दाख की ट्रिप करें। अगर आपके पास में खुद की बाइक नहीं है तो आप बाइक रेंट भी कर सकते हैं। आप बाइक रेंट मनाली या फिर श्रीनगर से कर सकते हैं, जहाँ पर नॉर्मल बाइक का किराया 700 से 800 रुपये तक लिया जाता है। वही हैवी बाइक का किराया एक दिन का 1200 से 1500 रुपये तक लिया जाता है। लेकिन दोस्तों, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी खुद की बाइक लेकर जाए, और अगर आपके पास में आपकी खुद की बाइक नहीं है तो आप दिल्ली से बाइक रेंट कीजिएगा, क्योंकि दिल्ली में आपको हैवी बाइक भी 800 से 1000 रुपये में मिल जाएगी। तो अगर आप बाइक रेंट कर जाना चाहते हो तो दिल्ली से बाइक लीजिएगा, वो आपको थोड़ी सस्ती पड़ेगी। लेकिन दोस्तों, बाइक रेंट से आपको लद्दाख घूमने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, जिसकी जानकारी आपको आगे वीडियो में मिल जाएगी। अगर आप कार या टैक्सी लेकर जा रहे हैं तो भी बिना किसी दिक्कत के लद्दाख जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि हमें लेह लद्दाख का टूर प्लान कितने दिन का बनाना चाहिए। तो आप 10 दिन का ट्रिप प्लान कर सकते हैं। इन 10 दिन में हम कहां पर घूमेंगे उसकी जानकारी आपको आगे वीडियो में मिल जाएगी। तो लेह लद्दाख की ट्रिप करने के लिए आपके पास में 10 दिन होने चाहिए, लेकिन आप 2-3 दिन एक्स्ट्रा लेकर चलिए, क्योंकि कुछ नेचुरल प्रॉब्लम ऐसी हो जाती है जिसके कारण आपके ज़्यादा दिन लग सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आपको मैप में लेकर चलते हैं और मैप में बताते कि आप कौन कौन से रूट से लेह लद्दाख की ट्रिप कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप मैप में पहले ये 3 पॉइंट देख लीजिए। एक है मनाली, दूसरा है लद्दाख और तीसरा है श्रीनगर। अगर आप मनाली से अपनी जर्नी स्टार्ट करते हो तो मनाली अटल टनल होते हुए लद्दाख तक जाओगे और फिर वापस इसी रास्ते से आ जाओगे। दूसरे रूट में आप मनाली से अटल टनल होते हुए लद्दाख जाओगे और लद्दाख में घूमने के बाद फिर श्रीनगर होते हुए वापस आओगे, और ये रूट ही सबसे बेस्ट माना जाता है। और तीसरे रूट में आप अपनी जर्नी की शुरुआत श्रीनगर से करेंगे और श्रीनगर होते हुए लद्दाख जाओगे और फिर वापस इसी रास्ते से आ जाओगे। और चौथे रूट में आप श्रीनगर से अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे और लद्दाख तक जाएंगे और फिर लद्दाख से मनाली होते हुए वापस आएंगे। अब आपके लिए कौन सा रूट बेस्ट होगा उसकी चॉइस आप कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आप मनाली से अपनी ट्रिप स्टार्ट कीजिए और लेह लद्दाख घूमिए और फिर श्रीनगर होते हुए वापस आ जाइए। लेकिन अगर आप मनाली से बाइक रेंट लेकर जा रहे हैं तो आपको मनाली से लद्दाख तक जाना होगा और फिर वापस भी इसी रास्ते से आना होगा, क्योंकि आपको मनाली में रिटर्न बाइक भी देनी होगी। चलिए दोस्तों, हम मनाली पहुंच चुके हैं और मनाली में आते ही अब बात आती है परमिट की। तो अब आप मैप में देख लीजिए, हमने जो लेफ्ट साइड का रूट बताया है वो है अटल टनल का रूट, और राइट साइड वाला रास्ता रोहतांग पास होकर जाता है। रोहतांग पास के लिए आपको परमिट की ज़रूरत होगी, लेकिन अटल टनल से जाने के लिए आपको परमिट की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद ये दोनों रास्ते आगे चलकर मिल जाते हैं, तो आप अटल टनल वाले रास्ते को लीजिए ताकि आपको कोई भी परमिट की ज़रूरत नहीं पड़े। इसके बाद दोस्तों, आपको आगे एक परमिट की ज़रूरत पड़ेगी और वो परमिट होगा लद्दाख में घूमने के लिए, जिसकी जानकारी हम आपको लद्दाख में जाकर दे देंगे। तो चलिए दोस्तों, हम डे 1 में अपनी जर्नी मनाली से स्टार्ट करेंगे और सोलांग वैली, अटल टनल,
सिसु और जस्पा होते हुए हम चरसू तक जाएंगे। और मनाली से चरसू की दूरी लगभग 180 किलोमीटर पड़ जाती है। इस 180 किलोमीटर के सफर में आपको बहुत ही खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे। यहाँ की ब्यूटी, यहाँ के पहाड़ और यहाँ के वाटरफॉल आपको बहुत ही पसंद आएंगे। तो आप पहले दिन में इन सभी नज़ारों का आनंद लेते हुए 180 किलोमीटर की जर्नी करेंगे और पहले दिन का नाइट स्टे आप चरसू में करेंगे। चरसू में रहने की और खाने पीने की सभी तरीके की व्यवस्थाएं तो आप पहले दिन का नाइट स्टे चरसू में करेंगे। इसके बाद हम डे 2 में चरसू से अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे। चरसू से रूमतेस की दूरी 170 किलोमीटर है, तो आप दूसरे दिन में रूमतेस तक जाएंगे और रूमतेस में अपना नाइट स्टे करेंगे। तो दूसरे दिन में हम 170 किलोमीटर का सफर तय करेंगे और इस रास्ते में भी आपको बहुत ही खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे और यहाँ की ब्यूटी आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो आप दूसरे दिन में 170 किलोमीटर का सफर करेंगे। इसके बाद दोस्तों हम तीसरे दिन में रूमतेस से लेह पहुंचेंगे। रूमतेस से लेह की दूरी 90 किलोमीटर पड़ जाती है, तो आप तीसरे दिन में खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेते हुए लेह लद्दाख पहुंच जाएंगे। चलिए दोस्तों, तीसरे दिन में हम शाम तक लेह लद्दाख पहुंच जाएंगे और लद्दाख में जाते ही आपको सबसे पहले 3 दिन के लिए होटल बुक करनी है। अब होटल की लोकेशन क्या होनी चाहिए, तो लद्दाख में एक मॉल रोड आया हुआ है, आप उस मॉल रोड के आसपास में अपनी होटल बुक कर सकते हैं। होटल आप 3 दिन के लिए बुक कीजिएगा, यानी कि आप तीसरे दिन का, चौथे दिन का और 5वें दिन का नाइट स्टे लेह लद्दाख में ही करेंगे। और लेह लद्दाख में होटल की प्राइस लगभग 1000 रुपए से स्टार्ट हो जाती है, तो आपको अपने बजट के हिसाब से होटल मिल जाएगी और एक होटल में आप 2 से 3 लोग आराम से रुक सकते हैं। चलिए दोस्तों, होटल बुकिंग करने के बाद आपको लेह लद्दाख में घूमने के लिए परमिट की जरूरत होगी। वो परमिट आप ऑनलाइन भी बना सकते हैं, जिसकी वेबसाइट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर भी उसे देख सकते हैं। नहीं तो आप लेह लद्दाख में किसी से भी पूछेंगे तो वो आपको बता देंगे कि परमिट कहाँ पर बनाया जाता है। और लेह लद्दाख में परमिट साइबर कैफे में बनाया जाता है, तो आप साइबर कैफे में जाकर भी परमिट बना सकते हैं, जिसमें एक व्यक्ति का लगभग 600 रुपए के आसपास में लिया जाता है। तो दोस्तों, आप लेह लद्दाख में पहुंचने के बाद सबसे पहले होटल बुक करें और उसके बाद परमिट ले ले और तीसरे दिन में आप ये सभी काम निपटा ले, ताकि चौथे दिन में आप लद्दाख घूम सके। चलिए दोस्तों, इसके बाद चौथे दिन में आप लद्दाख घूमेंगे, लेकिन अगर आप लेह लद्दाख बाइक रेंट करके जा रहे हैं तो आप उस बाइक से लद्दाख नहीं घूम सकते हैं। और अगर आप टैक्सी लेकर जा रहे हो तो भी आप उस टैक्सी से लद्दाख नहीं घूम सकते। अगर आपके पास में खुद की बाइक है, यानी कि उस बाइक का रजिस्ट्रेशन आपके नाम का है, तो आप उस बाइक से लद्दाख घूम सकते हैं। अगर वो बाइक आपके पिताजी की या फिर फ्रेंड की है तो आप उससे लद्दाख नहीं घूम सकते हैं। और ये सेम टू सेम कंडीशन टैक्सी पर और कार पर लागू होती है। बस आप इतना समझ लीजिए कि लद्दाख का टूर या तो आप अपने खुद के व्हीकल से कर सकते हैं जिसका रजिस्ट्रेशन आपके नाम का हो, या फिर उस व्हीकल से लद्दाख घूम सकते हैं जिस व्हीकल की नंबर प्लेट लद्दाख की है। यानी कि आपको लेह लद्दाख में घूमने के लिए बाइक रेंट करनी होगी। लेह लद्दाख में एक दिन का हैवी बाइक का किराया 1000 से 1500 रुपए तक लिया जाता है, तो आप लेह लद्दाख में घूमने के लिए बाइक रेंट पर ले सकते हैं। नहीं तो आप जिस होटल में रुक रहे उनसे बात करेंगे तो वो आपको टैक्सी वगैरह अरेंज कर देंगे, जिससे आप लेह लद्दाख घूम सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम चौथे दिन में सबसे पहले घूमने जाएंगे जोरावर फोर्ट के लिए। दोस्तों, ये काफ़ी खूबसूरत प्लेस है, आप यहाँ पर अपना कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप जा सकते हैं लेह पैलेस के लिए। दोस्तों, ये प्लेस भी काफ़ी खूबसूरत है, आप यहाँ पर भी अपना कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हैं और इसे भी घूम सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप जा सकते हो नेक्स्ट प्लेस शांति स्तूपा के लिए। दोस्तों, ये काफ़ी गजब की प्लेस है, यहाँ से आपको पूरे लद्दाख का और भगवान बुद्ध के मंदिर का काफ़ी शानदार नज़ारा देखने को मिलेगा। इसके बाद दोस्तों आप जा सकते हो क्यागो टीएसओ के लिए। दोस्तों, ये काफ़ी खूबसूरत लेक है, आप इस लेक पर अपनी फोटोग्राफी कर सकते हैं और खूब मज़े कर सकते हैं। तो दोस्तों आप चौथे दिन में ये 4 प्लेस आराम से घूम सकते हैं और फिर वापस अपनी होटल में आ सकते हैं। ये सभी प्लेस लद्दाख के आसपास में आई हुई है, तो आप इसे आराम से घूम सकते हैं। साथ ही हम आपको आगे ये सभी प्लेस मैप में बताएंगे और इन प्लेस के बीच में कितनी दूरी है वो भी हम आपको आगे मैप में बताएंगे, जिसके ज़रिए आप अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। इसके बाद दोस्तों 5वें दिन में आप जा सकते हैं खरुडंगला टॉप के लिए। दोस्तों, ये काफ़ी हाइट पर आया हुआ है, एक शानदार व्यू पॉइंट है। यहाँ पर आपको काफ़ी स्नो देखने को मिलेगी, तो आप इस पॉइंट पर कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। फिर आप यहाँ से 33 किलोमीटर आगे जाओगे तो आता है खरुडुंगला पास। दोस्तों, ये भी बहुत ही गजब का व्यू पॉइंट है,
आपको यहाँ पर खूब सारी स्नो देखने को मिलेगी। ओवरऑल ये प्लेस भी काफ़ी खूबसूरत है, आप यहाँ पर भी खूब इंजॉय करेंगे और ये प्लेस घूमने के बाद आप वापस अपनी लेह लद्दाख की होटल में आ जाएंगे। इसके बाद दोस्तों आप छठे दिन में मॉर्निंग में लेह लद्दाख की होटल से चेकआउट करके पेंगोंग लेक के लिए जाओगे। ये लेक लेह लद्दाख से लगभग 220 किलोमीटर दूर है, तो आप छठे दिन में लेह लद्दाख से पेंगोंग लेक के लिए जाओगे और इस लेक के आसपास में कहीं सारी होटल वगैरह आई हुई है, तो आप छठे दिन का नाइट स्टे पेंगोंग लेक के आसपास में करेंगे। इसके बाद दोस्तों 7वें दिन में आप पेंगोंग लेक व्यू पॉइंट पर घूमेंगे। ये लेक बहुत ही खूबसूरत है और ये प्लेस लेह लद्दाख की सबसे खूबसूरत प्लेस है। आपको पेंगोंग लेक बहुत ही खूबसूरत लगेगी, आप यहाँ पर खूब अपनी फोटोग्राफी वगैरह कर सकते हैं। ओवरऑल ये बहुत ही गजब की प्लेस है, आप यहाँ पर खूब एंजॉय करेंगे। इसके बाद ये लेक घूमने के बाद आप 7वें दिन में ही पेंगोंग लेक से नुब्रा वैली के लिए जाओगे। पेंगोंग लेक से नुब्रा वैली की दूरी लगभग 200 किलोमीटर पड़ जाती है, यानी कि आप 7वें दिन की दोपहर में नुब्रा वैली के लिए निकल जाएंगे और शाम तक नुब्रा वैली पहुंच जाएंगे। इसके बाद आप 7वें दिन का नाइट स्टे नुब्रा वैली में करेंगे। वहां पर भी होटल वगैरह आई हुई है और खाने पीने की सभी तरीके की सुविधाएं, तो आप 7वें दिन का नाइट स्टे नुब्रा वैली में करेंगे। इसके बाद दोस्तों आप 8वें दिन में नुब्रा वैली घूमेंगे और नुब्रा वैली घूमने के बाद आप वापस लेह लद्दाख के लिए आ जाएंगे। यानी कि आप 8वें दिन में नुब्रा वैली घूमेंगे और नुब्रा वैली घूमने के बाद वापस लेह लद्दाख में आ जाएंगे और 8वें दिन का नाइट स्टे आप लेह लद्दाख में ही करेंगे। चलिए दोस्तों अब हम आपको लेह लद्दाख के पूरे टूर को मैप में दिखाते हैं, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए कि हमें कौन से दिन में कहाँ पर जाना है और कहाँ पर रुकना है। तो दोस्तों हम अपनी जर्नी मनाली से स्टार्ट करेंगे और पहले दिन का नाइट स्टे सरसू में करेंगे। फिर दूसरे दिन का नाइट स्टे हम रोमटेस में करेंगे और तीसरे दिन में हम लेह लद्दाख पहुंच जाएंगे। लेह लद्दाख में पहुंचने के बाद तीसरे दिन का नाइट स्टे हम लेह लद्दाख में करेंगे। चलिए दोस्तों अब हम आपको लेह लद्दाख की टूरिस्ट प्लेस का मैप बता देते हैं। आप पीछे के मैप को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, अब आप लेह लद्दाख के टूरिस्ट प्लेस के मैप को देखिए। इसके बाद दोस्तों चौथे दिन में हम घूमने जाएंगे जोरावर फोर्ट के लिए। इसके बाद हम जाएंगे लेह पैलेस के लिए और इसके बाद हम जाएंगे शांति स्तूपा के लिए और लास्ट में जाएंगे क्यागो टीएसओ के लिए। और ये सभी प्लेस लेह लद्दाख के आसपास में आई हुई है, तो आप चौथे दिन में ये 4 प्लेस घूम सकते हैं और चौथे दिन का नाइट स्टे आप लेह लद्दाख में करेंगे। इसके बाद 5वें दिन में आप जाओगे खरुडुंगला टॉप के लिए और फिर जाओगे खरुडुंगला पास के लिए। तो 5वें दिन में आप ये 2 प्लेस घूम सकते हैं और लेह लद्दाख से इसकी दूरी 71 किलोमीटर है, तो आप 5वें दिन में 71 किलोमीटर जाएंगे और 71 किलोमीटर वापस लेह लद्दाख में आएंगे, तो आपका 5वां दिन खत्म हो जाएगा। इसके बाद 5वें दिन का नाइट स्टे भी आप लेह लद्दाख में करेंगे। इसके बाद छठे दिन में आप लेह लद्दाख की होटल से चेकआउट करके पेंगोंग लेक के लिए जाओगे। लेह लद्दाख से इसकी दूरी 220 किलोमीटर है, तो आप छठे दिन में लेह लद्दाख से पेंगोंग लेक तक जाओगे और छठे दिन का नाइट स्टे आप पेंगोंग लेक के आसपास में करेंगे। इसके बाद 7वें दिन में आप पेंगोंग लेक घूमेंगे और पेंगोंग लेक घूमने के बाद नुब्रा वैली के लिए जाओगे। पेंगोंग लेक से नुब्रा वैली की दूरी 200 किलोमीटर पड़ जाती है, तो आप 7वें दिन में पेंगोंग लेक घूमने के बाद नुब्रा वैली के लिए जाओगे और 7वें दिन का नाइट स्टे नुब्रा वैली में करेंगे। और 8वें दिन में हम नुब्रा वैली घूमेंगे और नुब्रा वैली घूमने के बाद वापस लेह लद्दाख आ जाएंगे और 8वें दिन का नाइट स्टे लेह लद्दाख में करेंगे। इसके बाद दोस्तों आपको वापस कौन से रूट से जाना है, अगर हम आए हैं इसी रूट से आपको वापस जाना है तो आप इसी रूट से वापस जा सकते हैं। लेकिन अगर आपने दिल्ली से बाइक रेंट ली है या फिर अपना खुद का व्हीकल लेकर आए हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 9वें दिन में लेह लद्दाख के होटल से चेकआउट करके कारगिल तक जाओगे। लेह लद्दाख से कारगिल की दूरी लगभग 200 किलोमीटर पड़ जाती है और 9वें दिन का नाइट स्टे आप कारगिल में करेंगे और फिर 10वें दिन में आप कारगिल से श्रीनगर तक जाओगे और श्रीनगर जाने के बाद आप अपनी सिटी के लिए वापस जा सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा टोटल टूर प्लान था लेह लद्दाख घूमने का। अब आप वीडियो को थोड़ा रोक सकते हैं और इस पूरे रूट को देख सकते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से पूरा टूर प्लान समझ में आ जाए। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि हमारा लेह लद्दाख टूर में खर्चा कितना आ सकता है। तो अगर आप लेह लद्दाख टूर अपनी खुद की बाइक से करते हैं तो आप ये ट्रिप 15 से 20 हज़ार रुपये में कर सकते हैं। तो आपकी इस ट्रिप में खर्चा 30 से 35 हज़ार रुपये तक आ सकता है, क्योंकि लगभग 10-12 दिन के लिए आप बाइक रेंट करोगे तो उसका खर्चा 14-15 हज़ार रुपये लग जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप रेंटेड बाइक पर 2 लोग साथ में घूमते हो तो आप ये ट्रिप 20 से 25 हज़ार में कर सकते हैं, क्योंकि एक बाइक पर आप 2 लोग घूमेंगे, साथ ही एक होटल में 2 लोग रुकेंगे, तो आपका वो खर्चा 2 लोगों में डिवाइड हो जाएगा। साथ ही दोस्तों आप अपनी पर्सनल कार से ये ट्रिप करते हो तो आपका खर्चा 10 से 12 हज़ार रुपये तक आ सकता है।
लेकिन अगर आप टैक्सी से ये ट्रिप करते हो तो आपका खर्चा 15 से 20 हज़ार रुपये तक एक व्यक्ति पर आ सकता है। और ये खर्चा मैंने एक कार में 4 से 5 लोग साथ में घूमेंगे उसका बताया है। अगर आप अकेले कार लेकर जाओगे तो उसका खर्चा तो ज़्यादा ही आएगा। चलिए दोस्तों, अब हम आपको लेह लद्दाख टूर से जुड़ी कुछ ज़रूरी जानकारी दे देते हैं जो आपको इस ट्रिप में बहुत ही हेल्प करेगी। तो दोस्तों, अगर आप लेह लद्दाख बाइक या फिर कार लेकर जा रहे हैं तो आप गाड़ी की टंकी में पेट्रोल फुल रखें और साथ में 10 लीटर पेट्रोल एक्स्ट्रा कैरी करके चले, क्योंकि आपको मनाली से लेह लद्दाख तक जाने में सिर्फ 2 पेट्रोल पंप मिलेंगे और हो सकता है किसी पेट्रोल पंप पर आपको पेट्रोल की अवेलेबिलिटी नहीं मिले, इसलिए आप अपने साथ में कुछ पेट्रोल एक्स्ट्रा जरूर कैरी करें। इसी के साथ आप अपने साथ में कुछ गर्म कपड़े जरूर लेकर जाएं, क्योंकि वहाँ पर कभी कभी टेम्परेचर माइनस में भी चला जाता है। अगर आप बाइक लेकर जा रहे हैं तो बाइक के साथ में आप बाइक के कुछ जरूरी एक्स्ट्रा पार्ट लेकर चले, क्योंकि आपको बीच में मैकेनिक की सुविधा नहीं मिलेगी, तो आप अपने पंचर का सामान वगैरह कुछ साथ में लेकर चल सकते हैं। साथ ही दोस्तों, लेह लद्दाख की ट्रिप मई से लेकर अक्टूबर तक करी जाती है, बाकी के महीने में ये ट्रिप बंद होती है। दोस्तों, इस ट्रिप में आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए ताकि आपको ऑक्सीजन की कमी नहीं हो और ज़्यादा तंदुरुस्त रह सके। साथ ही दोस्तों, आप जहाँ पर भी रुक रहे वहाँ पर होटल एडवांस में बुक करके रखें। साथ ही अगर आप अपना खुद का टेंट लेकर जा रहे हो तो आप अपना टेंट वहीं पर लगाए जहाँ पर लोग रहते हो। किसी सुनसान जगह पर अपना टेंट न लगाए, वो आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इसी के साथ दोस्तों, आप अपने साथ में ज़रूरी डॉक्यूमेंट ज़रूर कैरी करें, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह, और आप अपने साथ में कुछ ज़रूरी मेडिसिन भी रखें। इसी के साथ दोस्तों, आप जो भी व्हीकल लेकर जा रहे हो उसकी स्पीड ज़्यादा न रखें, जाके रास्ते बहुत ही डेंजरस है। आप अपने व्हीकल की स्पीड और अपने एक्साइटमेंट पर कंट्रोल रखें। इसी के साथ आप लेह लद्दाख के नियमों का अच्छे तरीके से पालन करें, क्योंकि ये बॉर्डर से सटा हुआ एरिया है, इसीलिए यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है। साथ ही दोस्तों, आप किसी भी ऊंचाई वाले पॉइंट पर 20 मिनट से ज़्यादा नहीं बिताए, नहीं तो आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही दोस्तों, लेह लद्दाख में प्रीपेड सिम काम नहीं करती है, तो आप अपने साथ में एक पोस्टपेड सिम जरूर ले और अपने साथ में ऑफलाइन मैप को डाउनलोड कर चले और हमारी ये वीडियो भी डाउनलोड कर चले, ये आपको काफी हेल्प करेंगे। तो दोस्तों, आई होप कि आपके लेह लद्दाख टूर से जुड़े सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई सवाल या फिर सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम मिलते हैं आपसे एक और नए टूर के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।